नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है एसएससी के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो हिस्ट्री से है यानी इतिहास से है, सामाजिक विज्ञान से, तो एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। लगभग इसमें हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप वह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 2006 से 2015 और 2017 से 2018 सब तरह की परीक्षाओं का इसमें समावेश है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। आप देख सकते हैं एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टीयर 1 20 सितंबर 2017 के पाली 1 में पूछा गया था। चलिए अगला है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो देखिए भीमबेटका गुफा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा इसको। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला है कि इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे आपका पूरा पाषाण काल में। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 काल में विभाजित किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल, जिसको कोड उपकरण यानी हस्तकुठार खंडक विदारणी कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण कहते हैं इसको दूसरा नाम। और उच्च पूरा पाषाण काल तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण इसमें पाया गया था। स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थरों के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में प्रदर्शित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ मोहनजोदड़ो का नहीं दिया था, इसलिए इसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आप यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी बिहार पुलिस या फिर टीचर या फिर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के प्रश्नों को अगर आप पूरा देखिएगा तो सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। सामान्य अध्ययन का विशेष वीडियो आप देख रहे हैं जो एसएससी में पूछा गया सवाल है। एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, अभी तक इसकी लिपि की पता नहीं हो पाई है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह है, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.1 मीटर थी 01 मीटर थी। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। आप देख सकते हैं विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी।
सिंधु घाटी सभ्यता जो है के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कांसे की थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी वो थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा आप देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो ये होगा आपका लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इसकी लंबाई 214 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर थी। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था और लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए। यानी कालीबंगा सैंधव कालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है और यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्वान है। और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी खेती यानी कृषि, व्यापार थी। क्या थी? व्यापार, भूल हो गई। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी। अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए हम लोग वैदिक सभ्यता से अभी 2016-18 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो ऑनलाइन हुआ था। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। उपनिषद दर्शन की पुस्तकें हैं। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। प्राचीन भारतीयों में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो ऑप्शन होगा दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में अव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी यानी त्रयी कहा जाता है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहला, हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। अतः ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। और जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी और एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता बिरसा जानी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं और अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सर विलियम जोन्स, या फिर एच विलियम्स, या मैक्समूलर, या जनरल कनिंघम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैक्समूलर। मैक्समूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय तथा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो आंसर हो जाएगा समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा यानी जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के सकल शाखा से संबद्ध है और ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसको कहते थे बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुर्ग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से, याद रखिएगा। और यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय आज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? आज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने, विदुषी का नाम गार्गी है। चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह को। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है और प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं।
ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध एवं जैन धर्म। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बौद्ध और जैन धर्म में मैं फिर आप लोगों के लिए लगभग 50 से 60 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।